नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबको गुड मॉर्निंग। क्लास 8 का ज्योग्राफी शुरू किए थे और चौथा चैप्टर है कृषि। इससे पहले 3 टॉपिक हो चुका है, उसे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। कृषि चौथा टॉपिक है, इसका भी एक वीडियो आपको पिछले अध्याय में बता चुके हैं। इसमें जाने थे कृषि क्या है, पशुपालन कहाँ पे हो रहा है, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर, ये सब जाने थे। कृषि का प्रकार जिसको समझे थे, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, ये सभी कुछ देखे थे। वाणिज्यिक कृषि को भी समझे थे, सब कुछ समझे थे। रोपण कृषि, मुख्य फसल, यह सब देखे थे। चावल तक हो चुका था, चावल भी देख लिए थे। किन प्रदेशों में चावल कैसे कैसे बोया जाता है यह भी देख लेते हैं। आइए गेहूं से समझते हैं, आज गेहूं से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रियतम कुमार है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान, गेहूं का जो वर्धन काल होता है, मतलब वर्धन काल किसे कहते हैं, गेहूं जब बोया जाता है उस समय मध्यम तापमान चाहिए। तापमान ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, मध्यम तापमान चाहिए। वर्षा और शस्य कर्तन फसलों की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। जब फसल की कटाई करेंगे उस समय क्या चाहिए, तेज धूप चाहिए। क्या कि सूखेगा गेहूं तब ना, बैसाख में कटेगा ना, बैसाख में कटता है ना गेहूं, तो उसमें धूप रहेगा ना जी। और जब बोएंगे छठ पूजा के समय, अभी जैसे बोआएगा, अभी गेहूं बोआएगा, तापमान क्या है, थोड़ा कम है ना, चादर ओढ़ के सोते हैं हम लोग, ऐसा है ना जी। ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, नॉर्मल तापमान है। तेज धूप की आवश्यकता है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। दोमट मिट्टी मिल गया तो गेहूं का उत्पादन में 4 चांद लग जाएगा। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। गेहूं कहाँ कहाँ उगाया जाता है सर? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में के विस्तृत क्षेत्रों में उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। क्यों सर? क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, और ठंडा ऋतु में मानसूनी जलवायु तो नहीं रह जाएगा, उष्णकटिबंधीय से शीतोष्ण कटिबंध जैसा माहौल हो जाएगा। 12 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 17 डिग्री टेम्परेचर, ये सब शीतोष्ण कटिबंध का लक्षण होगा, शीतोष्ण कटिबंध का लक्षण होगा, समझे। भारत हिमालय की उपस्थिति और समुद्र के निकटता के कारण थोड़ा अलग जलवायु है यहाँ पे, समझे, इसलिए उगाया जाता है। मिलेट क्या है इसे समझते हैं। मिलेट क्या है, हम भी को भी नहीं पता है मिलेट क्या होता है। मिलेट क्या है? यह मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बालुई मृदा में उगाई जा सकती है। मिलेट एक मोटा अनाज है, मक्का की तरह कोई अनाज होगा, समझे। कम उपजाऊ तथा बालुई मृदा, उपजाऊ मिट्टी का कम रहेगा तो मिलेट रोपेंगे। अगर उपजाऊ अधिक है तो गेहूं धान नहीं रोपेंगे जी। कम उपजाऊ रहेगा तो मिलेट रोपेंगे। बालुई मिट्टी चाहिए, बालुई मिट्टी में उगाई जा सकती है। ऐसे फसल हैं, यह मिलेट ऐसे फसल हैं जिसे कम वर्षा और उच्च से माध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। वर्षा कम भी होगा चलेगा, उच्च से मध्य तापमान हाई हो गया तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, मध्य भी रहेगा ठीक ठाक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है इसे। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी भारत में उगाई जाते हैं। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी ये मोटे अनाज में उगाया जाता है। राजस्थान वाला क्षेत्र में ये सब उगाया जाएगा, समझे। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। भारत तो ये है, भारत के साथ साथ नाइजीरिया में उगाया जाएगा, चीन में उगाया जाएगा और नाइजर में उगाया जाएगा यह मोटे अनाज यानी मिलेट, जिसमें ज्वार, बाजरा और रागी होगा। कि मिलेट के अंतर्गत 3 है, ज्वार, बाजरा और रागी है, समझे। आइए मक्का समझते हैं। मक्का क्या है? मक्के की कृषि में देख रहे हैं भुट्टा उगेगा। आप लोग जो शहर बाजार में जो रहते हैं, चूल्हा पे जला के जो बेचता है ना, पका के, वही भुट्टा ना। अजय गांव में रहते तो उसको सब कुछ पता होगा ना, जिसका वहाँ देख रहे हैं यही भुट्टा है। कुछ काला है, कुछ लाल है, कुछ रंगीन है। क्या आप जानते हैं मक्के को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसके विभिन्न रंग बिरंग प्रजातियां पाई जाती है, विभिन्न सैकड़ों रंग पाया जाता है।
आप देखेंगे कुछ रंग बिरंगा होगा, कुछ लाल हो जाएगा, कुछ पीला होगा, ये सब बात है। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए। तापमान कैसा चाहिए? मध्यम चाहिए। वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। वर्षा भी चाहिए और अधिक धूप की भी आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। मक्का भारत में भी उगाई जाती है, मेक्सिको में भी उगाई जाती है। इसके साथ मक्का उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक उगाई जाती है, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद चीन में उगाई जाती है। यह घटते क्रम का सीरीज है, एकदम कन्फर्म, समझे? यह सब बात है। आइए चलते हैं कपास को देखते हैं। मक्का समझ लें, कपास को देखते हैं। काली मिट्टी के क्षेत्रों में उगाया जाएगा कपास। भारत का जैसे गुजरात राज्य हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश का मालवा पठार वाला क्षेत्र हो गया, ये सब में कपास का बुआई करेगा कपास। इसके वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए। तापमान कैसा मास्टर? उच्च चाहिए। हल्की वर्षा चाहिए, वर्षा अधिक नहीं, हल्का हल्का वर्षा हो गया, हो गया। 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज। पाला रहित मतलब ठंडी अधिक होना चाहिए। 200 से 210 दिन तक पाला रहित और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है इस पे। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। काली और जलोढ़ मिट्टी चाहिए, महाराष्ट्र वाला एरिया में ये सब उगेगा, समझे? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादन है। तो पहला देश चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पे है और भारत तीसरे स्थान पे है। चौथे स्थान पे पाकिस्तान है, पांचवां पे ब्राज़ील है, अब मिस्र कपास छठा पे हो जाएगा। कपास का अग्रणी उत्पादन ये सब देश। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, समझे? अब पटसन को देखते हैं। पटसन क्या है? पटसन, आइए समझते हैं पटसन। इसको पटसन को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो हुक्का बाती नहीं खेले थे जी, यही तो पटसन है ना, यही तो पटसन है। हुक्का बाती खेले थे ना, जो बिहार के ग्रामीण परिवेश में रहते होंगे, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में भी यहाँ पे हुक्का बाती का प्रचलन है। आपको समझ में आ गया होगा बिहार में हुक्का बाती किसे कहते हैं? वो जो ना सनाठी है उसे पटसन कहते हैं, हम लोग सनाठी बोलते हैं गाँव में ना। तो पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान चाहिए। तापमान कैसे? पटसन को कितना चाहिए भाई? उच्च चाहिए, हाई। भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु चाहिए, खूब हुमच के बरसात दे रहा है, मजा में गाछ है, समझे? उच्च जलवायु चाहिए, आर्द्र जलवायु चाहिए, समझे? आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादन है। हाँ, ये बात सही बात है। यहाँ पे भले पुराना है डाटा, लेकिन सही है। पिछले वर्ष 2021 में बांग्लादेश को पछाड़कर भारत 1 नंबर पे चला गया पटसन के उत्पादन में। जो बोरा, चीनी वाला बोरा या फिर गेहूं चावल का जो डीलर के यहाँ आता है ना जी, वो पटसन का बोरा होता है ना जी। बोरा बनेगा, रस्सी बनेगा, ये सब पटसन का उत्पादन से उत्पादक है। कॉफी को समझते हैं। कॉफी क्या है? कॉफी को देखते हैं। इसके लिए, कॉफी के लिए क्या चाहिए? गर्म एवं आर्द्र जलवायु। गर्मी भी चाहिए सर, और जलवायु कैसा चाहिए? पानी पड़ने वाला, आर्द्र जलवायु चाहिए और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल चाहिए। इस फसल की, कॉफ़ी के वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल की अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पाद है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। कोलंबिया दूसरे स्थान पे, अभी भारत शायद दूसरे स्थान पे है, कोलंबिया तीसरे स्थान पे हो चुका है। कॉफ़ी का उत्पादन करेगा। भारत में कर्नाटक राज्य देख रहे हैं ना, पर्वतीय ढलान पे बाबा बुधन पर्वत है, वहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो चाय और कॉफ़ी दोनों पेय पदार्थ है और पेय पदार्थ के लिए ढलान वाला मिट्टी चाहिए। लेकिन चाय के लिए क्या चाहिए भाई? चाय के लिए वही जलवायु चाहिए कि अधिक गर्मी भी होना चाहिए और दोमट मृदा अम्लीय मृदा चाहिए और आर्द्र जलवायु चाहिए। पानी तो पड़े लेकिन पानी ठहरे नहीं खेत में। ये चाय भी आके देख ही लेते हैं। चाय है कृषि का विकास, ये सब बात है, समझे? अच्छा अभी है, चलिए इसे समझते हैं। चाय को समझते हैं। देखें, चाय का पत्ता तोड़ रहा है। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। चाय बागानों में, बागान टाइप का होगा जगह,
बागवानों में उगाई जाने वाली पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरीय उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ठंडी जलवायु थोड़ा ठंडा होना चाहिए, समझे। ठंडी जलवायु कैसे मिलेगा सर? अधिक वर्षा होगा तो ऊंचाई पे ना, ऊंचाई पे जलवायु थोड़ा ठंडा रहता है ना। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेंगे तापमान में गिरेगा ना, वही बात है। ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरीय उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ढलान कम हो, बारिश हो लेकिन पानी ठहरे नहीं खेत में, समझे, आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पत्ती उपयुक्त पत्ती से ही बनाया जाता है, चाय का पत्ती से ही बनाया जाता है चाय पेय पदार्थ, समझे। तो उपयुक्त पत्ती के लिए श्रमिक, चुनने के लिए श्रमिक चाहिए, तो अधिक श्रमिक का भी आवश्यकता यहाँ पे है। महिलाएं इस कार्य में बहुत सारा लगी रहती है, देख रहे हैं सारे महिलाएं ही लगभग है। महिला इन छोटे मोटे काम नहीं, बड़ा काम है भाई। महिला का काम को छोटा मोटा नहीं बोल सकते हम। ये काम में महिलाएं अधिक क्या करती है? अपना योगदान देती है, श्रमिक योगदान देती है चाय के उत्पादन में। कृषि का विकास कैसे हुआ, आइए इसे समझते हैं। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। कृषि का विकास कैसे हुआ भाई? बढ़ती जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, इस बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए खेत का भी आकार बढ़ने लगा, और इसी के चलते उत्पादन बढ़ने लगा, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यही प्रयास धीरे धीरे कृषि का विकास का कारण बना। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र विस्तृत करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा के। कैसे कैसे विकास हुआ भाई? बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके। जितना क्षेत्र आज 1 बीघा है, तो अगले वर्ष कुछ भूमि का विकास करेंगे, जो बंजर भूमि है उसको कृषि योग्य भूमि बनाने का प्रयास करेंगे। तो भूमि का विकास करके, विस्तार करके, बोई जाने वाले फसलों की संख्या बढ़ा के, जिस फसल का बुआई किया जाता है उसकी संख्या में वृद्धि करके, समझे। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा, जैसे हाइब्रिड नस्ल सबका बीज आ गया ना जी। कृषि की मशीनीकरण, अब पहले हल बैल से जोड़ते थे, अब ट्रैक्टर से ना जी। सब कुछ ट्रैक्टर करने लगा है। खेत की बुआई कटाई भी ट्रैक्टर कर रहा है, उसका निराई भी ट्रैक्टर कर, सब कुछ ट्रैक्टर ही कर रहा है ना। मशीनीकरण हो चुका है। भू कृषि का विकास का एक अन्य पहलू है। मशीनीकरण जो है भू कृषि विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। लक्ष्य क्या है? कृषि का विकास हम क्यों करते जा रहे हैं? इसका बस एक लक्ष्य है कि क्या चाहिए भाई? हमको खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, मतलब पेट भरना है और खाद्य सुरक्षित रहे। खाद्य मतलब खाद्य पदार्थ ना, खाद्य तो भोजन, इसका सुरक्षा ही खाद्य सुरक्षा होगा। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। जिसके पास अधिक जनसंख्या है अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जैसे भारत, जैसे चीन, ये सब गहन कृषि करते हैं। जहाँ छोटी जोत पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। बड़ी जोत वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त कृषि का उदाहरण है, बड़ी जोत है वहाँ पे। आओ हम 2 फॉर्म, एक भारत और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश है उसके भी कृषि पद्धति को समझने का प्रयास करेंगे, और भारत का जो विकासशील देश है इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए भारत का एक फॉर्म को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एक फॉर्म है, समझे। भारत का एक फॉर्म है, देख रहे हैं, खेत जोतने किसान। क्यों ऐसा फिगर दे देता है? भारत का एक फॉर्म, समझे।
दर्शाता है, ये क्यों दिया होगा, ये दर्शाता है कि कृषि कितना अमेरिका से नीचे है, शायद यही दिखा रहा होगा। भारत का एक फॉर्म, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में आदिलाबाद, जगह का नाम है आदिलाबाद, एक छोटा सा गांव है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है। मुन्ना लाल इस गांव का, आदिलाबाद का एक छोटा किसान है, बड़ा किसान नहीं है कि 50 बीघा जमीन है इसके पास, नहीं, छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है, उसका आवास मुख्य गांव में है, लेकिन खेत फार्म कहीं और है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। समझे, अधिक उपज देने वाला बीज बाजार से वो खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है, उसकी भूमि कैसी है, उर्वर है, और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं या चावल और दाल उगाता है। वर्ष साल भर में 2 फसल कम से कम उगेबे करेगा, या फिर गेहूं या चावल उगा लेगा, या फिर एक दलहन उगाएगा, दाल रोटी और दाल भात चलते रहे ना। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। ये जो किसान है, किसान का नाम क्या है, मुन्ना लाल, अपने बुजुर्ग से लेगा सलाह कि कैसे खेती करेंगे, साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारी जो है उससे भी सलाह लेता है कैसे कृषि कार्य को बढ़ाएंगे। वह अपने खेत की जुताई के लिए भेड़ पर, क्या है, भाड़े पर, एक सेकंड, भेड़ है। वह अपने खेती के लिए जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लाता है। भाड़े पे क्या लाता है, ट्रैक्टर लाता है। यदि भी उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। कुछ मित्र, जैसे मुन्ना लाल का कोई मित्र है, ये दोनों व्यक्ति ये बैल से ही खेत जोतते हैं, लेकिन मुन्ना लाल भाड़े पे ट्रैक्टर लाके अपना खेत जोतते हैं। परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं कुछ मित्र, उसका बैल से खेत जोतते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, उसके खेत के बगल में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेते हैं। मतलब नलकूप भी उसे अपना नहीं है। सामान्य कृषि भारत का दिखा रहा है कि आपका भी कृषि लगभग यही होगा कि ट्रैक्टर है आपको अपना, नहीं सर, हम दूसरे से लाते हैं। नलकूप है सर, अपना नहीं है। कहाँ से लाते हैं, तो दूसरे के भाड़े से, कुआं से या फिर ट्यूबवेल्स के माध्यम से अपना खेत पटवन कर लेते हैं। समझे, खेतों की सिंचाई भाड़े पर लेते हैं। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस है, मतलब मिश्रित खेती करने का उदाहरण बता रहा है। 2 भैंसों पालता है, कुछ मुर्गी भी है, 2-4 बकरियों शायद होगा। समझे, वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। मतलब भोरे भोरे दूध गार के शहर जाएगा और दूध बेचने के लिए वहाँ पे जाएगा, अच्छा मुनाफा लेने के लिए। वह वहाँ एक सदस्य है। समझे, वहाँ एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे का प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य की सुरक्षा, क्या है, सुरक्षात्मक उपयोग और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देता है। मतलब कृषि संबंधित वैज्ञानिक ढंग से भी, कुछ पारंपरिक ढंग से भी मिला जुला कृषि कर रहा है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कृषि का जो भी कार्य है, परिवार का एक एक सदस्य, जनानी, लड़की, बच्चा बुजुर्ग सब मिलके इसे मदद करता है। किसे, मुन्ना लाल को। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों की खरीदने के लिए ऋण लेता है। कृषि ऋण भी लेता है यह कभी कभी। समझे, वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अपने उत्पाद को कहाँ बेचता है, मंडी में बेचता है। निकटतम शहर जो गाजीपुर का होगा वहाँ पे बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण की वो सुविधा होगा, भंडारण सुविधा का क्या हो जाएगा, कमी होगा। गेहूँ कहाँ पे रखेगा, किसी के पास भंडारण करने का सुविधा है लेकिन सबके पास तो नहीं है ना, तो बेच देगा ना। इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पाद को बेचने के लिए विवश होते हैं। जो मुन्ना लाल है, मुन्ना लाल के पास ये समस्या है
कि खेती का जो कृषिगत उत्पाद है उसे उपजा तो लेता है, लेकिन सोचता है कि दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे, तब तक घर में रखते हैं, तो घर में रखने के लिए उसे भंडारण करने की जगह नहीं है। समझे, उपयुक्त भंडारण, ये नहीं कि अब गेहूँ लाएं अब जहाँ पे भी रख देंगे नहीं रहेगा, सड़ने लगेगा, तो उसे जल्दी बेच देंगे। तो वो जो जल्दी बेचने पे विवश होता है, उसका एक आधार है कि उसके घर में भंडारण करने के लिए जगह नहीं है। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ कदम उठाया है हाल के वर्षों में। यह एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का है, समझे, क्लास 8 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म देखते हैं। अब भारत का फॉर्म तो देखिए नहीं है ना, सभी समस्या है, अपना नहर नहीं है, अपना पानी के लिए भाड़ा पे ले रहा है, ट्रैक्टर भाड़ा पे ले रहा है, ऋण ले रहा है सरकार से, लेकिन सरकारी अधिकारी से पूछ भी रहा है कि कैसे फसल को और ज़्यादा उगाएंगे। यह मुन्ना लाल का समस्या है। घर में भंडारण करने के लिए जगह नहीं है, इसे दाम बढ़ने का इंतजार नहीं कर पाता है और बेच देता है तुरंत अपने अनाज को। दुग्ध उत्पादन करता है, और सारांश बता रहे हैं, दुग्ध उत्पादन करता है, निकटतम मार्केट में बेच देता। उसके घर में सभी सदस्य कृषि कार्य में लगे हुए हैं, पढ़ता भी बच्चा है तो 1-2 घंटा कृषि कार्य में भी लग जाता है। पत्नी भी कृषि कार्य में है। स्पष्ट रूप से तो व्याख्या नहीं किया है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से व्याख्या किया है कि मुन्ना लाल के परिवार में सभी सदस्य कृषि कार्यों में क्या करते हैं, मुन्ना लाल का हाथ बटाते हैं। तो उसका आधार यह है कि सभी लोग हाथ बटाता होगा। समझे, थोड़ा पानी पी ले हम। संयुक्त राज्य, वो तो भारत का था फॉर्म, अब संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म को देखते हैं वो उसका क्या फॉर्म का क्राइटेरिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एक फॉर्म है उसका आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। यहाँ पे 1 हेक्टेयर था उसके पास भूमि, 1.5 हेक्टेयर था किसके पास, मुन्ना लाल के पास जमीन। इसके पास 250 हेक्टेयर का 1 फॉर्म है। सोचिए, किसान सामान्यतः फॉर्म में रहता है, किसान सामान्यतः फॉर्म में रहता है, लेकिन मुन्ना लाल गाँव में रहता है, फॉर्म कहीं और है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसल है। यहाँ पे मक्को उगाएगा, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर, यह सब कुछ उगाएगा उसी एक फॉर्म में। लेकिन मुन्ना लाल 2 फसल या फिर गेहूं उगाएगा, या फिर चावल उगाएगा, धान, या फिर एक ठो दलहन उगाएगा। समझे। संयुक्त राज्य अमेरिका में चुकंदर उगा रहा है सर, सोयाबीन उगा रहा है, गेहूँ, चुकंदर, मक्का सब कुछ उगा रहा ना। देख रहे हैं विविधता, 250 हेक्टेयर जमीन भी तो है। एक आधार ये नहीं कि सर अब अपने आप को यह मत कोसिएगा सर मेरे पास क्यों नहीं है, आपके पास कैसे रहेगा, जनसंख्या जो इतना है सबके पास थोड़ा थोड़ा है। समझे, इसमें यह विवाद नहीं करना है कि अमेरिका वाला ठीक है 250 हेक्टेयर जमीन, ना ऐसा नहीं कह सकते हैं हम, क्या कि अमेरिका की जनसंख्या कम है, भूभाग बड़ा है, तो जमीन तो का संकेंद्रण कुछ ही लोग के पास होगा ना जी। तो सिंपल सा बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य में एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। उसको वो आश्वस्त हो जाएगा कब मृदा और जल भी मिल जाएगा, तो यह बात से वह परिपूर्ण हो जाएगा, तब मक्का रोपेगा। समझे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। फसल पे जो कीड़ा मकोड़ा लगेगा, कीटनाशक का भी पर्याप्त उपाय है इसके पास। समझे। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। समझे। समय समय पर ये जो किसान है अमेरिका वाला, ये मृदा जहाँ पे सॉइल टेस्ट करवाता है, तो ये पैकेट में सॉइल लेके भेजता है कि देखिए इसमें क्या कमी रह गया है, क्या वृद्धि हुआ है। समझे। लेकिन मुन्ना लाल के पास ऐसा फैसिलिटी था नहीं था। वह सिर्फ कृषि
से सलाह लेता था कृषि अधिकारी से ब्लॉक में जिला में जाके। लेकिन इसके पास क्या फैसिलिटी है? मृदा का सॉइल टेस्टिंग का। आपको बता दें भारत में भी सॉइल टेस्टिंग हो रहा है, अपने आप को कम महत्व के सॉइल टेस्टिंग हो रहा है, लेकिन बहुत निचले स्तर पे बहुत कम लोग करवा पा रहा है। जानकारी का भी अभाव है और बहुत सारा खेत का क्या है मालिक भी है। अब एक एक एकड़ का जमीन है सबके पास, तो एक के गांव में 500 किसान मिल जाएगा, तो क्या 500 लोग अलग अलग भूमि को का मृदा लेके जाएगा? 500 ना 500 किसान हो जाएगा एक के गाँव में, और वहाँ पे 250 हेक्टेयर का एक के किसान है। तो ये भी एक आधार है, समझे। ये नहीं कि आप अपने आप को कम आंकना है, ऐसा नहीं कि हम खराब हैं। सिचुएशन अलग है, दोनों का दशाएं अलग है, जनसंख्या है, जलवायु है, सब दशाएं होता है एक कृषिगत उत्पाद का, समझे। मृदा परीक्षण जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। पोषक के जांच के लिए मृदा का भी टेस्ट करता होता है, सोइल टेस्टिंग। ये परिणाम जो होरन एक किसान है, होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करता है, समझे। क्या कमी है पहले देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा ना, ये चीज़ चाहिए मेरी भूमि को। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत के यथार्थ तस्वीर देता है। कंप्यूटर से उपग्रह जुड़ा हुआ है, समझे, उपग्रह से कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, समझे। सैटेलाइट के माध्यम से सब कुछ है। यहाँ पे भारत का सैटेलाइट सिस्टम बहुत दयनीय है। जूम आउट कीजिएगा, जूम जब कीजिएगा, जूम पूरा कीजिएगा तो स्पष्ट रूप से कृषि नहीं, मतलब खेत आपका घर नहीं दिखाएगा, समझे। आप देखिए 3D में भी देखिएगा तो नहीं दिखाई देगा, समझे। लेकिन अमेरिका में दिखाई देता है, भारत भी हो जाएगा धीरे धीरे हम लोग विकास के सीढ़ी पे चढ़ते जा रहे हैं, समझे। धीरे धीरे होगा, हमारा देश में भी होगा, सब कुछ होगा। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर बीज बोने की मशीन, ट्रैक्टर के माध्यम से बीज बोने की मशीन देख रहे हैं, यहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से छिड़काव हो रहा है। अब बताइए, हेलीकॉप्टर बैठने का औकात छोड़िए, देखा भी नहीं होगा बहुत सारा किसान सामने से कि हेलीकॉप्टर है, समझे, लेकिन वहाँ हेलीकॉप्टर से छिड़काव हो रहा है। भारतीय किसान देखता है? नहीं देखा होगा। सामने से कभी देखा होगा जी? नहीं देखा होगा। मैक्सिमम ऊपर में देखा होगा कि हेलीकॉप्टर जा रहा है ना। अब गांव में अभी भी देखते हैं कभी कभी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज टपेगा तो सब कोई गांव से घर से बाहर हो जाता है देखने के लिए, सोचिए। लेकिन वहाँ छिड़काव करवा रहा है ना, तो अलग अलग ड्रोन से छिड़काव करवा रहा है, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, ये सबसे छिड़काव करवा रहा है। ड्रोन पे काम भारत में भी हो रहा है, ड्रोन के माध्यम से भारत में हो रहा है, और बहुत जल्दी हम लोग उससे भी आगे निकल जाएंगे। अपने आप को कम नहीं आंकना है, अपने आप को अच्छा आंकना है, क्योंकि विकास के राह पे हम पीछे इसलिए हैं कि हमारा जनसंख्या भी अधिक है, हमारा जनसंख्या भी तो अधिक है, समझे। 10 आदमी है, 10 आदमी के लिए अनाज तो कम में चाहिए ना। हमको 10 आदमी के लिए 2 क्विंटल चाहिए, उसको 10 आदमी के लिए 10 किलो चाहिए। हमको 10 आदमी के लिए नहीं, हमको 100 आदमी के लिए अनाज चाहिए, उसे 10 आदमी के लिए नहीं चाहिए। तो यह भी एक आधार है। अब ये नहीं बोलेंगे जनसंख्या नियंत्रण कीजिए, जनसंख्या नियंत्रण तो आवश्यक है ना, ये नहीं कि जनसंख्या विस्फोट कीजिए, ऐसा नहीं करना है, समझे। क्या है, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध क्रियाओं में करता है, संक्रियाओं में करता है, मतलब क्रियाओं में, कृषि क्रियाओं में करता है। थ्रेसर का, हार्वेस्टर का, ये सब का उपयोग करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अधिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं, समझे। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह, समझे। भारत में एक जो मुन्ना लाल के पास पहले भाड़ा पे ट्रैक्टर था, लेकिन उसके दोस्त के पास ट्रैक्टर था नहीं, हाले बैल से जोत रहा है, लेकिन ये लोग व्यवसाय की तरह काम करता है, समझे। एक बिजनेस बना लिया कृषि को, समझे, कृषि को बिजनेस बना के कर रहा है। लेकिन सर अब बोलिएगा कि भारत क्यों नहीं कर रहा है? सर 2 आधार बताते हैं भारत क्यों नहीं कर रहा है। व्यवसाय कृषि बना देगा, क्या किसान को फायदा होगा? नहीं होगा। किसान को अत्यधिक कैसे फायदा हो सकता है? आप थोड़ा सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि व्यवसायिक कृषि हो जाएगा तो क्या
गरीब किसान का पेट भर पाएगा बताइए? वो लीज पे खेत दूसरे को दे देगा तो खाएगा सालों भर क्या? और लीज पे जो खेत लेके वहाँ पे कृषि किया है, मान लीजिए आप बताते हैं थोड़ा सा, एक एक एकड़ का गोला बना रहे हैं, मान लीजिए ये 200 गोला हो गया, 200 एकड़ भूमि हो गया, 200 आदमी का, 200 आदमी का स्वामित्व है इस भूमि पे, एक आदमी को सभी लोग लीज पे दे दिया। लेकिन ये जो कृषि कर रहा था, खेती काहे कर रहा था? खेती से जो उपजता था उसको खाने के लिए। अब क्या किया, एक व्यापारी को दे दिया लीज पे कि खेती कीजिए। अब ये उपजा लेगा, व्यापारी तो बिजनेसमैन है, ये तब तक बेचेगा नहीं इस अनाज को तब जब तक इसका सरकार दाम आधिकारिक रूप से नहीं बढ़ा दे। ये बोलेगा कि नहीं करेगा, ये भंडार कर लेगा गलत तरीका से भंडार करेगा। आप बोलिएगा सर उसके लिए FCI है, उसके लिए अलग अलग आयोग है, भंडार करने नहीं देगा। सब हवाबाजी है, सब वास्तविक रूप से हवाबाजी है, समझे? जमीनी स्तर पे कितना काम हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, उंगली नहीं किसी पे उठा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, समझे? अब इसका तो पेट नहीं भरेगा भाई, ये अनाज लेने के लिए मार्केट जाएगा। मार्केट का अनाज कहाँ पे है? मार्केट का अनाज अभी भंडार है, भंडार में दाम बढ़ने के इंतजार में है, क्योंकि ये तो बिजनेसमैन है, पैसा दूसरी जगह लगा हुआ है अभी, समझे? अब दाम तो चढ़बे न करेगा मार्केट में, जी दाम हाई हो गया। अब बताइए ये किसान भूखे मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा, ऑब्वियसली मरेगा। एक उदाहरण है, दूसरा तीसरा चौथा उदाहरण आप खुद सोचिएगा क्या है। तो ये कृषि चैप्टर यहीं खत्म होता है। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आपका दिन शुभ हो और जय हिंद जय भारत। चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दिव्य नेत्र द विजन को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और दोस्त को भी बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।